ठीक है, बेसिकली हमने लास्ट क्लास में कहां तक देखा था? रिमोट किधर गया? रिमोट कहाँ चला जाता है बार बार? ये रहा। यस, हमने लास्ट लेक्चर में यही प्रोडक्ट पे ही खत्म किया था ना, राइट? एम आई करेक्ट? यस, तो हमने बेसिकली ये देखा था कि अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो मुझे किस तरह का मल्टीप्लिकेशन करना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर इसको इसके साथ, इससे a+2c आता था, b+2d आता था। इस तरह से हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से आते थे, जिसका हमने एक एग्जांपल भी देखा था, 1 2 3 0 -1 3 -1 4। ठीक है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये एलिमेंट बना। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी देखा था, प्रूफ करना था, तो हमने सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी है, मल्टीप्लिकेशन में कोई डिफिकल्टी है नहीं है। डिफिकल्टी होनी चाहिए, बेसिकली जो डिफिकल्टी होनी चाहिए किसी को, वो यहां से यहां आने में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दे दिया तो ये तो सबसे ही आ जाएगा, यहां से वहां जाने को होना चाहिए। तो उसके लिए क्वेश्चन ये है, एवरीवन राइट डाउन द हेडिंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तुमको प्रोडक्ट दिया रहेगा, उससे तुमको वो दोनों डिटर्मिनेंट गेस करने होंगे। ठीक है, तो ये हेडिंग डालो सब लोग, इसी के ऊपर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन करेंगे अभी। एवरीवन एवरीवन प्लीज राइट डाउन द हेडिंग कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो बेसिकली अभी हम क्या करने वाले हैं, तुमको प्रोडक्ट दिया होगा, उससे हम वापस क्वेश्चन में बैक ट्रैक करेंगे, पीछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही दे दिया। ठीक है, बेसिकली ये चीज नहीं दी थी, सपोज करो ये चीज नहीं दी थी। अब मैं नोटिस करूंगा, सबसे पहले नोटिस क्या करूं, हमेशा इसको मैं पहला एग्जांपल बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, दो चीज लिख दी। ठीक है, इनका प्रोडक्ट, ये जो पहला a² + b² आएगा और ac+bd, तो इसके पहले रो से, इसका पहला रो कहां से बनता है, प्रोडक्ट का पहला रो हमेशा कहां से बनता है एवरीवन? मेरे प्रोडक्ट का पहला रो कहां से बनता है? हमेशा फर्स्ट डिटर्मिनेंट के पहले रो से। तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, नोटिस करो, जो फर्स्ट रो है उसमें क्या क्या कॉमन है। a² इज बेसिकली a.a, b² इज b.b, ये ac है, bd है, तो क्या कॉमन है? एक a कॉमन है और एक b कॉमन है। इधर मैं पहला और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से ये दूसरा वाला टर्म बनता है, तो मुझे cd। तो क्या मैं 100% श्योर हूं कि अब मुझे फर्स्ट रो मिल जा रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए? ऑब्जर्वेशन वाली चीज है, कोई हार्ड एंड फास्ट डायरेक्ट कोई रूल नहीं है, मुझको ऑब्जर्व करना है कि पहले रो में क्या क्या कॉमन है, उसको पहले रो में लिख लेंगे। काफी बार ऐसा होगा कि पहली बार जो लिखा वो गलत भी हो सकता है, जब तुम बाकी रो चेक करोगे तो तुम्हें वापस सही होगा। ठीक है, अच्छा, सेकेंड रो में जो कॉमन होता है वो मेरी सेकेंड रो होती है, तो सेकेंड रो में मुझको सी और डी कॉमन दिख रहा है, जिससे मैं 100% मेरा डबल भी कंफर्म हो गया। सी डी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac+bd, सी डी को सी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो c² + d²। तो ये ऑब्जर्वेशन वाला मेथड है, यही मेथड होता है, ऑब्जर्व करो, फर्स्ट रो को ऑब्जर्व करो, सेकेंड रो को ऑब्जर्व करो, अगर 3 है तो 3 रो को ऑब्जर्व करोगे, जो भी कॉमन है उसको लिख दोगे। ठीक है एवरीवन, प्लीज राइट इट। तो अभी पहले 10-15 मिनट यही वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर नई चीज पे आएंगे। क्या करेंगे, तुमको कुछ डिटर्मिनेंट दिए होंगे, उनको स्प्लिट करना होगा।
नाउ ये दिया है, दिस इज द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, इसको स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले ये बताओ कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ये? 3x3 का। तो मेरे जो डिटर्मिनेंट होंगे वो भी 3x3 के होंगे, ठीक है। ना फर्स्ट रो में क्या क्या कॉमन है? मुझे फर्स्ट रो में हर जगह A1 B1 A1 B1 A1 B1 दिख रहा है, राइट। लेकिन मुझको तीसरा टर्म नहीं दिख रहा, तो अभी के लिए मैं सिर्फ A1 B1 लिख दूंगा, मुझे तीसरा टर्म नहीं पता एज ऑफ नाउ, तो मैंने उसको खाली छोड़ रखा है, ठीक है। अच्छा, रोज में क्या है? L1 M1 L2 M2 L3 M3, तो ये L1 M1 ठीक है, ये लिख दिया। मैं सेकेंड रो पे आया तो मैंने नोटिस कर लिया A2 B2 दिख रहा है मुझको, A2 B2 सिमिलरली A3 B3, ठीक है। अच्छा, इधर का इधर का तीसरा कॉलम और उधर का तीसरा रो अभी मुझको नहीं पता, लेकिन क्या यहां पे कोई भी कांस्टेंट आ सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट आना चाहिए? कैन दे हैव एनीथिंग और सम पर्टिकुलर कांस्टेंट? इट हैज टू बी जीरो। बेसिकली जब जीरो होगा तभी तो उनका प्रोडक्ट जीरो होगा ना, उनमें से कोई एक जीरो हो सकता था। ये चीज अल्फा बीटा गामा भी हो सकती थी, दिस कुड बी अल्फा बीटा गामा, फर्स्ट ठीक है। और ये 0 0 0 हो सकता था, उस केस में भी हो सकता था, लेकिन वही चीज है। हर एक केस में वो चाहे तो ऐसा भी लिख सकते थे, वो अल्फा बीटा गामा भी हो सकता था किसी, बट ये जीरो उनमें से कोई एक पूरा का पूरा जीरो। तो अगर किसी ने तुमसे इसकी वैल्यू पूछी होती, वैल्यू, तो अब इसकी वैल्यू तुम बिना स्प्लिट किए नहीं निकाल सकते, क्योंकि जैसे ही तुमने स्प्लिट किया तुमने नोटिस कर लिया कि उन दोनों में से एक डिटर्मिनेंट तो जीरो है, तो 100% इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। लिख लो सब लोग। फिर हम एक क्वेश्चन देंगे जो क्वेश्चन तुमको खुद से करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन यू हैव टू डू ऑन योर ओन। इनफैक्ट नेक्स्ट 3 क्वेश्चन तुमको खुद से करने होंगे, ठीक है। और वो 3 क्वेश्चन होके मेरा प्रोडक्ट वाला पार्ट ओवर हो जाएगा, ठीक है। किसी ने कुछ पूछा था, मैंने देखा नहीं, वापस पूछे अगर किसी ने कुछ पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Why did we take multiplication as zero? ऑब्वियसली अगर दो चीज का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उनमें से कोई एक चीज जीरो होगी ही ना, ठीक है। तो यहां पे ये चीज जीरो हो गई तो ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट भी जीरो हो गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर रो इंटू रो की रो इंटू कॉलम क्या है, कैसे डिटरमाइन करेंगे वो ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन दिख जाएगा, बट तुम उसको रो इंटू रो भी लिख सकते थे, यू कैन राइट इट रो इंटू रो भी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम A1 B1 उधर L1 M1 सीधे सीधे फर्स्ट रो में कर लिख देते, वो तो तुम जैसे स्प्लिट कर रहे हो वो तुम्हारी एक्सपर्टीज है, ठीक है। एवरीवन स्प्लिट करो, जल्दी से खत्म करते हैं आज, स्प्लिट करो इसको जल्दी से, 2 मिनट है।
कुकी खाने का मन है, भूख लग गई, कुकी खाएंगे कुकी। हाँ, एवरीवन डू दिस। काफी बड़ी है। 7 ग्रेन ब्रेकफास्ट कुकी है। ठीक है, ब्रेकफास्ट है तो रात में भी खा सकते हैं ना, ऐसा कोई थोड़ी है कि ब्रेकफास्ट वाली सुबह ही खानी हो, राइट। करें। देखो y1z1 y1z1 इस y1z1 y1z2 y2 कुछ, एक मिनट मुझे देख लेने दो। y1z1 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 सही तो है। सॉरी, मैं क्यों गलत गलत क्यों कर रहा था मैं। कुकी का इफेक्ट हो सकता था। सबसे पहले नोटिस करोगे कि पहली रो में हर उसमें क्या कॉमन है, y1 y2, यहां पे y1 y3 नहीं, y1। तो मुझको दिख रहा है y1 y1 y1, फिर मुझको दिख रहा है z1 z1 z1। तो सबसे पहले मैं यहां पे y1 z1 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैंने y1 z1 लिख दिया, तो यहां पे y1 के साथ देखो z1 मल्टीप्लाई कर रहा है तो z1 लिख दिया, y1 के साथ z2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो z2 लिख दिया, y1 के साथ z3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो z3 लिख दिया, ठीक है। तो वो फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो जाता है, आराम से हो जाता है। सिर्फ तुमको ये देखना होता है कि हर एक रो में कौन कौन सा कॉमन टर्म्स है और उस कॉमन टर्म्स को मैं एग्जैक्टली कैसे लिख सकूं। लिख लिया। ऑब्वियसली सिमेट्री का यूज काफी कुछ आएगा। सिमेट्री सिमेट्री तुमको समझ में आनी चाहिए। तो बेसिकली मैं स्प्लिट करना देख रहे हैं हम। वी आर लुकिंग एट हाउ टू स्प्लिट इट। व्हाट अबाउट दिस, इसको बताओ एवरीवन, इसको स्प्लिट करो। दो मिनट है तुम लोगों के पास। पहली रो में अभी मुझे ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। पहली रो में मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम, मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन अगर मैं सेकेंड रो की बात करूं, सेकेंड रो, अल्फा अल्फा अल्फा, बीटा बीटा बीटा, गामा गामा गामा, तो मैं सेकेंड रो अल्फा बीटा गामा लिख सकता हूं। अब सेकेंड रो यहां पे फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई हो रही होगी ना, तो अल्फा बीटा गामा 1 1 1, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले पे जाऊंगा तो मुझको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर दिखेगा और
अब मुझे फर्स्ट वाला बहुत आराम से दिख रहा है। फर्स्ट वाला क्या दिख रहा है? 1 1 1। ठीक है, मे बी मुझे जरूरी थोड़ी है कि हर बार तुम्हें पहली लाइन में ही दिख जाए, कभी तुम्हें दूसरी लाइन में दिख सकता है, कभी तुम्हें तीसरी लाइन में दिख सकता है। इन द एंड अगर कहीं ना कहीं से मुझको ऑब्जर्व करके एक रो, दो रो, तीन रो स्टेप बाय स्टेप लिखना है। कोई आया है? वेट करो। या मैं वापस, ठीक है, देखो एवरीवन, हो गया ना? मुझे बताने की जरूरत है। हाउ डिड आई टेक 1 1 1? देखो मैंने 1 1 1 अभी नहीं लिया था, मैंने 1 1 की जगह ये सारी चीजें निकाल ली। क्यों? सबसे पहले मैंने देख लिया यहां पे भी अल्फा बीटा गामा था, यहां पे भी अल्फा बीटा गामा था, यहां पे भी अल्फा बीटा गामा था, तो मेरा अल्फा बीटा गामा आ गया। अब अगर यहां पे अल्फा बीटा गामा आ गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये वाला एलिमेंट आना चाहिए था, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये वाला एलिमेंट आना चाहिए था, एंड थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करके ये वाला एलिमेंट आना चाहिए था। तो मुझको 100% कंफर्म हो गया सेकंड वाली चीज। और जब मैंने सेकंड वाली चीज लिख ली, तो उसके बाद अब मैं वापस फर्स्ट रो पे आना चाहूंगा। फर्स्ट रो पे अगर मैं देखूं, यहां पे अल्फा बीटा गामा है, यहां पे ऐसा क्या लिख दिया जाए कि ये चीज बन जाए 1 1 1। नोटिस कर लो। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पे मुझको लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। आगे बढ़े। ये बताओ, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, नॉट दैट डिफरेंट, बट इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल समझ में आ जाएगी। ये इस पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है। देन वी विल मूव टू समेशन, देन डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन। ठीक है, समेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इतना करके ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर मतलब छोटा सा लेंगे, 10 मिनट का ब्रेक, ज्यादा बड़ा नहीं। और ब्रेक के बाद हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे 10 से। कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है? कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है? अगर मैं इस साइन 2x को, इस साइन 2x को 2 साइन x cos x लिख दूं, तो मुझे कुछ कुछ कॉमन दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब दिस इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि साइन 2x तो ऐसे नहीं दिख रहा ना। साइन 2x सीधे सीधे थोड़ा ही मिलेगा। साइन 2x इज 2 साइन x cos x, मींस साइन x cos x प्लस साइन x cos x। तो उस वो लिखने के बाद मुझे साइन x cos x, तो मुझे यहां पे साइन x, एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट?
इसको फर्स्ट उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स के साथ यहां पे कॉस एक्स और यहां पे साइन एक्स आना चाहिए। करेक्ट, इतना बताओ। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। यस। अच्छा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे एक e की पावर x दिख रहा है और एक x दिख रहा है। तीसरे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 1 और x स्क्वायर दिख रहा है। क्लियर? तो ये ऑब्जर्वेशन मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो देख के की है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो देख के। क्या मैंने और कोई रो देखा है? नहीं। पूजा मैम हैंड रेस कीजिए। यस, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो देख के की और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मैं सेकेंड रो पे आ जाता हूं। सेकेंड रो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो देखो, अब सेकेंड रो पे मुझको दिख जा रहा है यहां पे 1 और 1 होना चाहिए। द मोमेंट आई सी नाउ सेकेंड रो 1 1, ठीक है। तो सेकेंड रो भी हो गई। अब थर्ड रो, e की पावर x cos x, e की पावर 2x एंड e की पावर x क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो यहां पे e की पावर x होना चाहिए। e की पावर यहां पे क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। ये चीज 0 यहां पे, क्योंकि अब देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर जगह मेरा करेक्ट करेक्ट आ रहा है। और रेस्ट एवरीथिंग तो आपको पता है, कुछ भी नहीं पता होता तो आप 0 0 0 पुट कर देते हो, ठीक है। क्लियर? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? देख लो एवरीवन, प्लीज लुक एट दिस। और सारी की सारी चीजें की आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए। okay? तो यहां तक बेसिकली व्हाट वी हैव, हाउ डिड आई गेट सेकंड 0 इन लास्ट रो। तो यहां पे अगर कुछ और होता, अभी मुझे नहीं पता है, मुझे बस ये देखना है कि इस रो को इस रो से मल्टीप्लाई करने पे e की पावर x cos x आना चाहिए। कैसे आएगा? e की पावर x cos x तो आ गया, ये sin x कैसे हटेगा? जब यहां पे 0 आएगा, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता ना। तो मेरे लिए फाइनल आंसर इज दिस। ये कुछ बन सकता था, ये कुछ बन सकता है। क्या होगा अगर नीचे की दो कांस्टेंट है? ये सिंपल एडिशन हो जाएगा ना, ये उसका स्प्लिटिंग वाले का रिवर्स है। तो समेशन क्या होता था? व्हाट इज समेशन? अगर यहां पे मैंने A1, यहां पे A2, यहां पे B1, यहां पे B2, यहां पे C1, यहां पे C2, तो तुम ये लिख सकते हो इसको। कैन यू राइट इट लाइक
समीशन ए आई, समीशन बी आई, समीशन सी आई, अल्फा बीटा गामा। अगर दो रोज कांस्टेंट है और सिर्फ तीसरी रो में चेंज हो रहा है तो वो चेंज हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा सीधे सीधे। तो मेरा ये कहना है कि अगर एक डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट आर के टर्म्स में है, ए आर बी आर सी आर एल एम एन एक्स वाई जेड, तो समीशन आर इज इक्वल टू 1, ये डी आर की जगह इसको डेल्टा आर लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज डेल्टा आर, ये वाला डेल्टा। तो समीशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन डेल्टा आर में समेशन को अंदर ले जा सकते हो, प्रोवाइडेड दो रोज कांस्टेंट हो। जब भी दो रोज या दो कॉलम कांस्टेंट होंगी, ऑब्वियसली 3x3 में अगर 10x10 है तो 9 रोज कॉमन होनी चाहिए। कांस्टेंट कॉमन, व्हेन आई से कॉमन मींस कांस्टेंट, जो वेरिएबल होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक रो या एक कॉलम में है, देन यू कैन टेक समेशन इनसाइड द डिटर्मिनेंट। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। अच्छा, समेशन का कोई और नाम होता है? यस, समेशन इज काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ओनली ना, या इंटीग्रेशन। द डिस्क्रीट एडिशन इज समेशन, द कंटिन्यूअस एडिशन इज इंटीग्रेशन। तो कोई चीज अगर समेशन के लिए वैलिड हो रही है तो क्या वो चीज इंटीग्रेशन के लिए भी वैलिड होगी? ये लिख लिया सबने? एवरीवन, हैव यू रिटन दिस? तो मेरा ये कहना है कि अगर डेल्टा एक्स इज अ फंक्शन, इफ अ डिटर्मिनेंट इज फंक्शन ऑफ एक्स, जिसमें एक्स सिर्फ एक रो में है, जिसके फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक रो या एक कॉलम में है, और मुझे इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एक्स, ऑब्वियसली डीएक्स मैंने अलग से लिखा नहीं है, जब भी इंटीग्रेशन लगता है तो डीएक्स लिखा रहता है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो आई कैन टेक माई इंटीग्रेशन इनसाइड द डिटर्मिनेंट। प्लीज राइट इट डाउन। लिखा? लिखा? लिखो लिखो लिखो। इस थ्योरी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। किसमें किसमें? समेशन के, इंटीग्रेशन के, एंड डेल्टा डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश जी डैश एच डैश एल एम एन। अगर एक फंक्शन है डेल्टा एक्स का, तो अगर मुझे सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो एफ डैश जी डैश एच डैश। और अगर मुझे एन टाइम्स डिफरेंशिएट करना है तो ऑब्वियसली एफ कितनी बार डिफरेंशिएट हो जाएगा? एन टाइम्स, सिमिलरली जी, सिमिलरली एच। इन तीनों उसमें क्या चीज कॉमन थी, क्या चीज होना बहुत जरूरी था? व्हाट वाज द कंडीशन? कि जो भी वेरिएबल है दैट शुड बी ओनली इन वन रो, सिर्फ एक रो में वेरिएबल हो। ठीक है? समेशन और इंटीग्रेशन तो
वन रो वाले वेरिएबल, ऑब्वियसली जब मैं रो की बात करता हूं तो कॉलम की भी बात हो जाती है। सोहम, ठीक है, सोहम माली, मैंने बोला है ना डिफरेंट डिटरमिनेंट्स में, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू रो इज रिलेटेड टू कॉलम्स ऑल्सो। ठीक है, तो मेरा ये कहना था कि जिस तरह से मैंने नोटिस किया हर एक केस में कि यहां पे भी सिर्फ एक रो में फंक्शन था, तो मुझे इंटीग्रेट सिर्फ और सिर्फ वो रो करनी पड़ी। यहां पे भी सिर्फ एक रो में फंक्शन था, तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ा। ठीक है, इंटीग्रेशन इजी होता है कि डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन में 3 रो में भी हो सकता था या 2 रो में भी हो सकता था। तो क्या होता होगा अगर 2 रो में है या 3 रो में है? अगर 2 रो या 3 रो में होता डिफरेंशिएशन में तो क्या होता? यस, कुछ लोग गेस किए हैं, UVW रूल, विच वी कॉल UVW रूल। सबसे पहले बाकी 2 रो को कांस्टेंट करके पहले रो का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट लास्ट को सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट 2 की जगह थर्ड रो का डिफरेंशिएशन, UVW रूल। यस, दिस इज सिमिलर टू, ठीक है। व्हाट डज W स्टैंड फॉर? W स्टैंड फॉर UVW रूल में। व्हाट डज W स्टैंड फॉर? अच्छा, 3 लोग होते तो UVW होता है, 2 लोग होते तो UV होता है। ठीक है, मतलब दो फंक्शन होते हैं तो उसको UV रूल बोलते हैं, 3 फंक्शन होते हैं तो UVW। ठीक है, करो। ठीक है, तो क्या हुआ बेसिकली, नोटिस करो, अभी तक एक उसमें हो रहा था तो मैं सिर्फ फर्स्ट रो में कर रहा था, अगर n टाइम्स भी कर रहा हूं और सिर्फ एक ही में है तो सिर्फ फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन हो रहा है। बट अगर 2 रो या 3 रो में है, ठीक है, अगर 2 रो या 3 रो में है, तब हम अपना वो UVW वाला की एक रो का डिफरेंशिएशन और 2 रो को कांस्टेंट मान के, ठीक है, विच इज दिस। लिखो सब लोग इसको, 2 मिनट है, लिखो आराम से। अब इसके बाद मैंने सारी की सारी चीजें बता दी हैं, अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। ब्रेक नहीं लेंगे आज, खत्म कर देंगे चैप्टर। दो घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। डन, एवरीवन डन? जो लोग आराम आराम से लिख रहे थे उनका भी हो गया, जो लोग किसी और से लिखवा रहे थे उनका भी हो गया। कितना अच्छा दिन होगा ना कि तुम पढ़ने बैठे हो और बगल में एक तुम्हारा नौकर है जो लिख रहा हो। ठीक है, मतलब होता होगा ना, प्रिंस विलियम, प्रिंस चार्ल्स, ये सब ऐसा करवाते होंगे कि नहीं है? नहीं, वो भी नहीं, खुद ही लिखते होंगे ना। हाँ, हाँ, कभी हाथ वाथ फ्रैक्चर हुआ या कुछ हुआ, कभी चोट लग गई तो चलता है, बट असिस्टेंट, हाँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन। डेल्टा आर इज दिस। इसको काफी बार आप लोग ऐसे ब्रैकेट में आर लिखा रहता है, ठीक है, डेल्टा आर, या डेल्टा सफिक्स आर लिखा रहता है इस तरह से, डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा आर इज आर स्क्वायर आर क्यूब 1 2n+1 3n² 5
2n+1 3n। तो फाइंड समेशन r इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा r। निकालो सब लोग, निकालो सब लोग, मैं कॉफी बोल के आता हूं तब तक। अभी कोई नहीं जिसको बोलूं कॉफी, अभी थोड़ी देर में। अभी गौरव सर सो के उठेंगे ना, तो फिर उनको बोलूंगा, ठीक है। क्या इसमें समेशन अंदर जा सकता है? ऑफ कोर्स जा सकता है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये 1 2n+1 3n², 5 2n+1 3n, ये सब के सब कांस्टेंट है। बस जो मेरा कॉलम 1 है, द कॉलम 1 हैव द वेरिएबल r, तो मैंने समेशन अंडर डाल दिया, ठीक है। समेशन r आपको पता होगा n+1/2 समेशन r² n+1 2n+1/6 समेशन r³। यहां तक तो सबसे हो जाना चाहिए, ठीक है। यहां तक हुआ सबसे, देख लो, ये समेशन r r², समेशन r³। अब इसके बाद आगे, इसके बाद आगे डिटर्मिनेंट सॉल्विंग है। ये दो दो पेज अभी की चीज है, उसके बाद डिटर्मिनेंट सॉल्विंग है। कुछ कुछ कॉमन ले सकते हैं, कुछ कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस। तो 2n+1 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 मैं अभी यहां पे कट कर दे रहा हूं और यहां पे साइड में लिख दे रहा हूं 2n+1 बाहर आ गया। और कुछ एक्चुअली n+1 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 और n+1 और कुछ कॉमन ले सकते हैं। तीसरे वाले में देखो एक और n कॉमन ले सकते हैं। एग्री? तो मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं। सब लोगों ने ये चीज सही से लिख ली थी? मैं हाईलाइट कर देता हूं जो जो मैंने कॉमन लिया है। मैंने इनफैक्ट n+1 ये 2 हटा, n n ये हटा, फिर ये हटा, ये और ये हटा, ठीक है। तो मेरे नेक्स्ट पेज पे जो सब कॉमन लेते चला गया मैं, एक और स्टेप में कॉमन हो जाएगा यहां पे। कुछ कहीं से हमने नीचे by2 भी कॉमन ले लिया है, किसी रो में by2 भी कॉमन ले लिया है, हाँ, कॉलम से ले लिया होगा, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूं बाहर, n² भी कॉमन ले रहा हूं, n+1 2n+1 by2 कॉमन ले लिया। जो ब्रैकेट में बच रहा है 1 1/3 n+1/2 1 1 3n 5 1 3। एम आई करेक्ट? जो बच रहा है वो यही है। जो बच रहा है वो यही है। अब ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये कोई डिफिकल्ट सी चीज नहीं लग रही है मुझको सॉल्व करने में। जरा सॉल्व करके मुझको आंसर बताओ सब लोग। एवरीवन सॉल्व दिस एंड गिव मी द आंसर। एवरीवन सॉल्व दिस थिंग, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, एंड गिव मी द आंसर। कैसे सॉल्व होगा? ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट है, ओपन कर देंगे, 3 - 3n -1 n - n+1/2 +5 n
नहीं, शायद ये वाला मैंने बीच वाला गलत लिख दिया है। 1 माइनस होगा, 1 माइनस होगा ना। शुड वी राइट सॉल्व एचएससी बुक फॉर दिस चैप्टर? नहीं, एचएससी बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो थोड़ा सा और प्रैक्टिस के लिए, बट ऐसा कोई वो नहीं है। दिस n माइनस n प्लस 1/2, शायद ओपन करोगे सब जीरो आएगा। 3 माइनस 3n माइनस 1 प्लस n प्लस 1/2 प्लस 5n तो 3 माइनस 1 माइनस 3n n प्लस 1/2 माइनस 5n प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 4n, हाफ हाफ हो जाएगा, माइनस 4n यानी माइनस 2n, माइनस 2n प्लस 1। ओपन करोगे सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखने में जो भी लग रहा है, इन द एंड मेरा आंसर जीरो आएगा, ठीक है। मुझे पता भी था आंसर जीरो, बट वही चीज है, मुझे सॉल्व करके दिखाना था तो मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो मेरे लिए क्वेश्चन पहले स्टेप पे खत्म हो गया था। द मोमेंट आई टुक माई समेशन इनसाइड, उसके बाद मैंने समेशन की वैल्यूज लिख दी, n प्लस 1/2 और बाकी सारे समेशन की वैल्यू लिख दी। उसके बाद तो इट इज जस्ट सॉल्विंग, वो सबसे होना चाहिए। अगर वो समेशन अंदर लेने जाने के बाद भी आपसे गलत आंसर आ रहा है, देन इट इज योर फॉल्ट, ओके। नेक्स्ट करें, ठीक है। कोई पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? कैन वी टेक समेशन इनसाइड? क्यों ले सकते हैं? क्योंकि जो मेरा आर है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो में है। मैंने समेशन अंदर ले चला गया, समेशन एनसीआर, समेशन 2r माइनस 1 एंड समेशन 2 की पावर r। इसका भी समेशन आपको पता है, इसका भी समेशन आपको पता है, और इसका भी समेशन। ये एक जीपी है ना, लास्ट वाली, लास्ट वन इज अ जीपी, तो सम ऑफ जीपी लगा सकते हो, इसमें स्प्लिट करके कर सकते हो। और ये वो है nc0 प्लस nc1 अप टू ncn इज 2 की पावर n, तो दिस इज 2 की पावर n माइनस 1। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट स्टेप देखा, तो मैंने ये देख लिया कि फर्स्ट रो एंड लास्ट रो आर एग्जैक्टली सेम, तो वो क्या बन जाएगा? इट विल बिकम 0। सॉरी, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? क्या इसमें समेशन अंदर ले जा सकते हैं? ध्रुव कोई इशू नहीं है, मतलब सिर्फ क्वेश्चन लिख लिया ना, खुद से सॉल्व कर लेना पिछला वाला क्वेश्चन।
किसी भी रो या कॉलम में, ये वो डेल्टा आर है, ये डेल्टा आर है ऑब्वियसली, ठीक है। क्या किसी भी रो या कॉलम में ही वेरिएबल है कि सब जगह है? हर एक जगह है। अगर हर एक जगह है तो हर एक जगह है तो क्या होगा, क्या होगा? ठीक है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लगाने की कोशिश की, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लगाने की कोशिश की, ठीक है। सोचा कि कहीं ना कहीं आर मेरा कैंसल हो जाए। R3 को मैंने चेंज किया, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, ठीक है। R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 हुआ। फिर कुछ कुछ किया, मैंने कुछ कुछ किया। तो दो चीज हो सकती है, या तो सिर्फ और सिर्फ R एक रो या एक कॉलम में चला गया, वेल एंड गुड, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर नहीं हुआ, देन द लास्ट थिंग इज गाइस, डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट इज जस्ट अ नंबर। मैं सबको एक्सपेंड करके आर में एक इक्वेशन बना लूंगा और उसको ही समेशन लगा दूंगा। द सेम थिंग यू विल डू विद द इंटीग्रेशन। अगर किसी भी एक रो या कॉलम में नहीं आएगी तो सबको मल्टीप्लाई करके ओपन कर दोगे डिटर्मिनेंट को। पहले कुछ ट्राई करोगे ऑब्वियसली, थोड़ा थोड़ा, अगर नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दोगे और उसके बाद इंटीग्रेशन लगा दोगे, दैट्स इट, ठीक है। क्यों? क्योंकि होता ही डिटर्मिनेंट। ये क्या होगा अगर मैं इस लास्ट वाली चीज को लिखूं? ये होगा क्या? R-1, 0 0 गायब, तो 0 - 0, ये तो अच्छी बात है। या इनफैक्ट मैं लास्ट ही रो से ओपन करूंगा, फिर मैं लास्ट रो से ओपन करूंगा, 2 टाइम्स R+5 माइनस R-1 R+2। ये एक समेशन ऑफ R² बन गया ना, कि R² भी कैंसिल हो जा रहा है, R² भी कैंसिल हो जा रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल सा बन जा रहा है, R² + 5R माइनस R², ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म बन जा रहा है, ओके। तो फिर मैं उसके ऊपर समेशन लगाऊंगा। तो समेशन और इंटीग्रेशन आर एग्जैक्टली सेम, और डिफरेंशिएशन तो मेरा हमेशा से इजी होता ही है। डिफरेंशिएशन वाली चीज इजी होती ही है, ठीक है। नेक्स्ट करें। मैंने जो ये 2 स्टेप किए हैं, ये 2-3, ये भी शायद नहीं करने की जरूरत होती, आप सीधे भी ओपन कर सकते थे। मे बी पहला स्टेप थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इन द एंड ओपन करके तो वो वही आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ज्यादा इजीली सॉल्व नहीं हो रहा है तो ओपन कर देंगे, या 1-2 स्टेप करके कुछ तो जीरो ले आएंगे ना। जो होते हैं ना, थोड़ा सा 0 0 लाना मुझको अच्छा लगता है ना, तो 0 ले आएंगे कुछ, ठीक है। चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट, स्लाइड चेंज करने दो मुझको। एवरीवन, फाइंड A and B if this is equal to this। करो, फाइंड A and B if this is equal to this।
शेयर शेयर हो गई है ना स्क्रीन? फाइंड ए एंड बी इफ दिस इज इक्वल टू दिस। याद करो ऐसा बी एक्स, क्या बोल रहे हो? हाँ बी एक्स, सॉरी ये बी एक्स होगा, करेक्शन, ए प्लस बी नहीं होगा ये है? ये क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा ओके 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 ओके, इनेबल एडिटिंग करना पड़ेगा फिर आएगा। ये बी एक्स होगा, ये बी एक्स है। ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ऐसे करते करते वो हो जाएगा। तो ए निकालने के लिए सबको क्या याद है? ए निकालने के लिए क्या क्या करते थे? ए निकालने वाली चीज याद है कि नहीं याद है? यस, जो हमने पिछली क्लास में देखी थी, वी विल पुट मेथड वन, अच्छा मेथड वन नहीं, मैं अपने हिसाब से बताता हूं। x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो 1 0 1 0 इज इक्वल टू a, तो a क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, ये बी एक्स है एवरीवन, यहाँ पे बी एक्स है। ठीक है, यहां पे x को 0 पुट कर दिया। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे? अभी हमने एक मेथड देखा, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूंगा। आई कैन डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड क्या बनेगा अगर डिफरेंशिएट किया? b प्लस 2cx dx स्क्वायर, समझ में आ रहा है? b के साथ वाला x गायब होके सिर्फ और सिर्फ b बन जाएगा, इट वुड बी जस्ट b, राइट? और इस साइड क्या बनेगा? इसमें डिफरेंशिएशन होके क्या होगा? दो डिटरमिनेंट्स बनेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन sin x का cos x का माइनस sin x, ln x का, नहीं सॉरी मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले मैंने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया sin x का cos x, और नीचे वाला cos x ln 1 प्लस x, प्लस अब पहले रो को कांस्टेंट माना और सेकेंड रो को, अब दोनों साइड 0 पुट कर देंगे। नाउ अगर दोनों साइड 0 पुट किया तो ये क्या बना? 1 1 cos x क्या बना? 1 0, और ये क्या बना? 1 0 0 1। तो ये ऊपर पहला वाला शायद -1 बनेगा, दूसरा वाला 1 बनेगा, दोनों ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, तो बी भी 0 हुआ। ठीक है, तो यहां पे हमने डिफरेंशिएशन, इसी तरह अगर cx निकालना होता तो ये निकालने के बाद एक और बार डिफरेंशिएट कर रहे होते और हो जाता। तो क्वेश्चन ऐसा तीन उसका भी आ सकता है। ठीक है, या सिर्फ एक ही रो में फंक्शन देके तुमको डी या ई पूछा जा सकता था, तो सिर्फ उसी रो को 5 बार डिफरेंशिएट कर देते। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बताएगा ये ऐसा एक्सपेंशन क्यों बन रहा है? Why this is giving me this kind of expansion? क्योंकि ये तो एक बहुत छोटा है और ये तो इनफाइनाइट सीरीज वाला एक्सपेंशन बन जा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि यस, काफी लोग बता रहे हैं मुझको, बाकी लोग भी बोलो। सबके टेलर सीरीज है, सबके अपने अपने सीरीज है ना, e की पावर x का भी इनफाइनाइट वाला एक्सपेंशन होता है, sin x का भी होता है, ln 1 प्लस x का भी होता है, सबका अपना अपना एक्सपेंशन होता है, तो वो एक्सपैंड करके वो मल्टीप्लाई करके ये इनफाइनाइट वाली सीरीज दे रहे होंगे। ठीक है, गॉट इट?
तो इसके दो मेथड थे। दूसरा मेथड वही था कि मैंने इसको ओपन कर दिया, सबकी सीरीज पुट कर दी, सब चेक कर लिया, मतलब एटलीस्ट फर्स्ट एक्स के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट वाला कोएफिशिएंट चेक किया, दोनों 0 आते हैं तो वो। बट ऑब्वियसली प्रेफर्ड मेथड इज दिस, जो अभी मैंने देखा, डिफरेंशिएट किया है और उसके बाद x को 0 पुट किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट चीज पे, डिटर्मिनेंट्स की लास्ट चीज। जो चीज ये है, ये वापस आपको मैट्रिसेस में भी काम आएगी, मैट्रिसेस में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है, ठीक है, अच्छा। सब पहले लिख दे रहा हूं तो समझ में आ जाएगा। a1x प्लस b1y इक्वल टू 0। सबसे पहले ये इसके ऊपर नोटिस करना, अभी ऊपर मत देखना। एवरीवन फोकस ऑन दिस पार्ट। a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। ये है क्या? व्हाट इज दिस? दीज आर, अगर वैसे देखोगे तो ये लाइंस है ना, लीनियर इक्वेशंस हैं, ये लाइंस हैं। दो लाइंस हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन। दो लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो उनके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? उनका या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, दैट इज ओरिजिन ऑलवेज, या फिर उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब हो सकते हैं? जब वो दोनों कोइंसाइड कर दिए, मतलब एक के ऊपर एक आ जाए। ये दोनों लाइंस कोइंसाइड कर देंगे कब? जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, जब इनका रेशियो या इनका स्लोप सेम होगा। एग्री? ठीक है, अच्छा। यानी सेम लाइन हो सकती है, या तो उनका स्लोप सेम होगा या डिफरेंट होगा। स्लोप सेम होगा या डिफरेंट होगा, यही चीज हो सकती है। अच्छा, स्लोप मतलब, या फिर मैं बोल रहा हूं a1 बाई a2 b1 बाई b2, या फिर मैं बोल रहा हूं a1, या फिर मैं बोल रहा हूं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1। ये एक डिटर्मिनेंट है ना? कौन सा डिटर्मिनेंट है ये? एक्सक्यूज मी, ये डिटर्मिनेंट है ना? तो एवरीवन अभी ये छोड़ के बाकी सब चीजें लिख लो। सब लोग वो चीज छोड़ के बाकी सब चीज लिख लो। अगर कोई होमोजेनस का मतलब डिग्री सेम हो, एक्स और वाई की डिग्री सेम हो, और कोई भी कांस्टेंट टर्म 0 हो, कांस्टेंट टर्म नहीं हो, तो ये बेसिकली दो लाइंस है। दो लाइंस मतलब लाइंस की तरह मत देखो, अब इसे होमोजेनस, बेसिकली द क्वेश्चन इज सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, तो उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने एक डी एज्यूम किया, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, a1 b1 a2 b2। अगर मेरा डी 0 नहीं है तो इसका मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन है। एंड व्हाट इज दैट यूनिक सॉल्यूशन? एनी आइडिया व्हाट इज दैट यूनिक सॉल्यूशन? 0 0 0 0 इज द सॉल्यूशन। दूसरे केस में क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, d इक्वल टू 0 है और वो कंसिस्टेंट है। मतलब कंसिस्टेंट का मतलब, कंसिस्टेंट, जब भी किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाता है तो उस सिस्टम को कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। तो दिस इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। trivial solution is that solution which can be easily guessed, which is
0 0 0। तो 0 0 इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि दोनों में सॉल्यूशन निकल रहे हैं, भले ही इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल रहे हैं, बस निकल तो रहे हैं ना। अगर एक भी सॉल्यूशन निकल जाता है तो देन इट इज अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। अभी मैंने सारी की सारी चीजें दो वेरिएबल्स में देखी, एक्स एंड वाई में। सबसे पहले मैंने होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखा, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आऊंगा, नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखूंगा। नॉन होमोजेनस में क्या हो जाएगा? नॉन होमोजेनस में क्या हो जाएगा? ये लिख लिया सबने? नॉन होमोजेनस में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म में भी आ जाएगा। नहीं अक्षय, कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो अब यहां पे पहले इतना लिखो, सब लोग इतना लिखो पहले। एवरीवन फर्स्ट राइट दिस, सिर्फ इतना लिखो। हाँ रुतजा, ठीक है, सब लोगों ने इतना लिखा। नॉन होमोजेनस क्या होता है? ठीक है, इसके बाद जो यहां पे ऊपर लिखा है, जो ऊपर ये तीन चीजें लिखी हैं, ये तीन चीजें लिखो। डी तो आपको वापस लिखना है, डी इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2। dx में क्या हुआ है? x के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दिया है, dy में y के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दिया है। जो चेंजेस हो रहे हैं वो x एंड y में हो रहे हैं, सॉरी x के कोएफिशिएंट्स और y के कोएफिशिएंट्स में। dx में x का कोएफिशिएंट उड़ा दिया, y में dy में y का कोएफिशिएंट उड़ा दिया। ये भी लिखो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे वापस आऊंगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। तो मेरा ये कहना है कि अगर होमोजेनस नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यानी कि दो लाइंस हो गई, अब दो लाइन हो गई हैं, कोई भी दो ऑर्बिट लाइन, तो दो ऑर्बिट लाइन किस तरह से हो सकती हैं? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, या फिर कोइंसिडेंट। एम आई करेक्ट ना? इंटरसेक्टिंग, अगर इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब उनका स्लोप अलग है, इसका मतलब उनका डी नॉन जीरो है, डी नॉन जीरो है, क्योंकि डी स्लोप से ही तो निकलता था ना, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, अगर डी जीरो है, अगर स्लोप सेम है, तो दो आंसर हो सकते हैं, या तो वो दोनों पैरेलल लाइंस ऊपर नीचे निकल जाए, या फिर इंटरसेक्टिंग हो जाए, तो दो। अच्छा, अब ये दो कब होंगी? जब वो पैरेलल लाइंस होंगी, तब सिर्फ A1 A2 B1 B2 का रेशियो नहीं, C1 C2 का रेशियो भी सेम होगा। तो पैरेलल लाइंस में बेसिकली डी तो जीरो होता ही है, dx भी जीरो होगा, dy भी जीरो होगा। सॉरी पैरेलल लाइंस नहीं, कोइंसिडेंट। अगर दो इक्वेशन एक ही लाइन है तो उनके तीनों कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है ना, A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2। तो जब भी कोइंसिडेंट लाइंस बन गई तो वो उनके तीनों वैल्यू जीरो हो गए, डी भी जीरो, dx भी जीरो, dy भी जीरो। अगर उनमें से d तो जीरो है, dx या dy में कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो मतलब दे आर पैरेलल लाइंस, मतलब A1 A2 B1 B2 का रेशियो सेम है, लेकिन दैट इज नॉट इक्वल टू C1 C2। तो इसका मतलब उनका स्लोप सेम है, बट उनके इंटरसेप्ट्स अलग है। अगर उनके इंटरसेप्ट्स अलग हो गए तो ऑब्वियसली दे आर पैरेलल लाइंस। ठीक है,
तो एवरीवन ये पूरा का पूरा पेज समझ में आ गया। और x की सीधे सीधे वैल्यू, फिर यहां पे x की वैल्यू सीधे सीधे तुमसे निकल जाती है dx बाई डी एंड dy बाई डी। दिस इज द वे टू सॉल्व इट। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर नॉन होमोजेनस है तो सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब d उसका नॉन जीरो है। d नॉन जीरो है तो सीधे सीधे मुझे कुछ सॉल्व नहीं करना, मैंने सबसे पहले d dx और dy निकाल लिया था। जैसे ही मुझे कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी जाएगी, मैं उसका d dx और dy निकाल लूंगा, नोटिस कर लूंगा उसका d। अगर d नॉन जीरो है तो सीधे सीधे एक्स वाई क्या होगा, dx बाई डी एंड dy बाई डी। कंसिस्टेंट, क्यों कंसिस्टेंट बोला जा रहा है, क्यों कंसिस्टेंट बोला जा रहा है, क्योंकि उसका एक आंसर निकल रहा है, आंसर। ठीक है। दूसरे केस में डी जीरो था, तो 100% दो केस हो सकता था, या तो वो पैरेलल लाइंस होती या कोइंसिडेंट लाइंस होती। अगर कोइंसिडेंट लाइन है, अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो मतलब वो लाइन ही सेम है, यानी उनका हर एक रेशियो सेम है। तो डी भी जीरो, dx भी जीरो, dy भी जीरो, तो वो कंसिस्टेंट है। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बेसिकली लाइन पे पड़ने वाला हर एक, लाइन पे पड़ने वाला हर एक पॉइंट इज अ सॉल्यूशन। ओके। बीच वाला केस, ऑब्वियसली बीच वाला या लास्ट वाला, नो सॉल्यूशन, मतलब दोनों लाइन पैरेलल हो गई, मतलब डी तो जीरो था, स्लोप तो सेम था, लेकिन dx या dy में कोई भी एक नॉन जीरो हो गया, कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो मेरा नॉन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया, बेसिकली नो सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। तो मैंने दो दो वाला क्यों बताया, क्योंकि मैंने इसको लाइन से रिलेट किया है। लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, लाइन का मेटाफर। तीन में वो प्लेन की तरह हो जाता है, लेकिन मैं तीन में उसे प्लेन से नहीं एक्सप्लेन करूंगा, सीधे सीधे ये थ्योरी यूज कर दूंगा। ठीक है, आई विल डायरेक्टली यूज दिस थ्योरी जो मैंने एक्स एंड वाई के लिए की है, दैट इज अप्लीकेबल फॉर एक्स वाई जेड ऑल्सो। मैं नेक्स्ट उस पर दिखा रहा हूं। लिख लो, देखो, जो मेरे दो में होमोजेनस के लिए थी वही चीज मेरे तीन में होमोजेनस के लिए है। डी, डी क्या होगा, व्हाट वुड बी डी हियर, डी क्या होगा इसका, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। This is the D, coefficients of X, Y and Z, right? और ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, और अदरवाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। जब भी होमोजेनस है तो वो कंसिस्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसका हमेशा एक सॉल्यूशन तो 0 0 0 तो हमेशा ही रहेगा। और सबसे लास्ट लाइन देखो, even if a simple solution exists then the system of equation is consistent। लिख लो सब लोग, 1 मिनट दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे वापस वही चीज लिखाएंगे जिसमें मैं तीन तीन के उसमें होगा। कोई आया, एवरीवन सबको क्लैरिटी हो गई, कोई इशू? ठीक है, तो मैंने होमोजेनस के लिए देख लिया, मैंने होमोजेनस के लिए देख लिया, तो मेरा लास्ट क्या होगा, गायब हो जाता है। नॉन होमोजेनस के लिए
अच्छा, dx dy dz क्या होंगे? व्हाट वुड बी dx dy dz? मैं यहां पे छोटा छोटा लिख दे रहा हूं, d तो मैंने लिख दिया है। dx में x का कोएफिशिएंट रिप्लेस हो जाएगा d1 d2 d3 से, b1 b2 b3 c1 c2 c3। dy क्या होगा? और फिर मैं dz नहीं लिख रहा हूं, a1 d1 c1 a2 d2 c2 a3 d3 c3। गॉट इट? सो दिस इज माय ओवरऑल प्रोसेस। 2-3 मिनट दे रहा हूं, लिखो। इसके बाद इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सीधे सीधे यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन जब d नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो x y z की डायरेक्ट वैल्यू, दे विल बी कॉल्ड कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नो सॉल्यूशन के लिए d 0 होना चाहिए और एटलीस्ट वन ऑफ दीज, इन तीनों में कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइट के लिए हर एक जीरो होना चाहिए। ठीक है? ठीक है, इसके ऊपर अभी 4-5 क्वेश्चन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन। उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स लिखा के क्लास ओवर हो जाएगा। कहीं कोई बोल रहा है d1 d2 d3 कुछ बोल रहा है कोई? किसी ने मुझसे कुछ पूछा, वापस बोले। dy में सही तो है ना? सही है ना सब? ठीक है, dx और dy में, dx में x का कोएफिशिएंट उड़ जाएगा और dy में y का कोएफिशिएंट उड़ जाएगा और उसकी जगह कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, करें? सब लोगों ने लिख लिया? ऑब्वियसली जो अभी क्वेश्चन करने वाले हैं वो इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। मोस्टली सॉल्व करने के लिए नहीं आता। क्यों सॉल्व करने के लिए नहीं आता? क्यों सॉल्व करने के लिए नहीं आता? जेई में, जेई की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें तुम ये सब थोड़ी करोगे, मतलब सीधे सीधे सॉल्व करोगे ना। बोर्ड्स में आएगा, बोर्ड्स में आएगा यूजिंग क्रेमर्स रूल, यूजिंग दिस थिंग, बोर्ड्स में पर्टिकुलर मेथड से आएगा। जेई में डायरेक्ट सॉल्व करने वाला नहीं आएगा, क्योंकि फिर तुम ये सब नहीं लगाओगे, ये नहीं देखोगे, सीधे सीधे उसको सॉल्व ही करोगे अपने जो अभी तक पुराने मेथड थे। ठीक है, पुराने मेथड। अब क्वेश्चन कैसे आता है? ऑब्वियसली ये सब लिखा दिया मैंने, प्रूफ की जरूरत नहीं है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन है? दिस इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन which has infinite solution, then you have to find the value of a. बताओ, if the following system of equation have infinite solution, then you have to find the value of a. निकालो। सब लोग क्लास में रहना, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास जो मैं 7-8-10 डिटर्मिनेंट्स लिखाऊंगा, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या चलो अभी इसके बाद मैं पहले वो डिटर्मिनेंट लिखा दूंगा, फिर वापस इस थ्योरी पे आ जाऊंगा। ठीक है, वो डिटर्मिनेंट्स लिखा दूंगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, ये किस तरह का इक्वेशंस है? किस तरह की इक्वेशंस है? आर दे होमोजेनस, नॉन होमोजेनस? दे आर
होमोजेनस, राइट। होमोजेनस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? क्या होमोजेनस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डी जीरो होता है? डी जीरो, यस। पहली बात तो इसका डी जीरो होना चाहिए। अच्छा, ये 2 वेरिएबल में है कि 3 वेरिएबल में है? 3 वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल्स, राइट। बेसिकली ये है x प्लस ए वाई प्लस 0z इक्वल टू 0, 0x प्लस वाई प्लस ए जेड इक्वल टू 0, और तीसरा है ax प्लस 0y प्लस z इक्वल टू 0। तो इसका d देखो 1a0, 0 1a, a0 1। सीधे सीधे मैं ये डिटरमिनेंट ले लूंगा। अगर ये डिटरमिनेंट मेरा 0 है तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मुझको ये डिटरमिनेंट सॉल्व करके मिलेगा। मैंने सॉल्व किया तो शायद a की वैल्यू -1 आती है। ठीक है, ठीक है एवरीवन, सब लोगों ने लिख लिया? ठीक है। मेरे लिए ये डी, ये पोर्शन यहां तक का इंपॉर्टेंस है, उसके बाद तो इट इज जस्ट सॉल्विंग अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे अभी मैं बाद में करूंगा, मैंने बोला ना सब। मैं ये होमवर्क वाला पेज गलत आ गया, ठीक। ये सब मैं ये अभी करूंगा बाद में, ठीक है। हाँ, अभी पहले ये कर लेता हूं, साइक्लिक ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। यहां पे कुछ हम 6-7 डिटरमिनेंट्स लिखेंगे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स। वो आपको रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए किस तरह से वो डिटरमिनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे पहला नॉर्मल 1a² 1b² 1c² ab bc ca। ठीक है, लिखो सब लोग। अच्छा, यहां से यहां याद करने के लिए, सबको याद करने के लिए, जब भी साइक्लिक ऑर्डर डिटरमिनेंट होगा तो उसका डायगोनल विल गिव मी द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। मतलब अगर मैं डायगोनल को चेक करूं तो डायगोनल से मेरे डिग्री ऑफ द इक्वेशन मिलेगी। कितनी डिग्री है? 3। 1 इज कांस्टेंट, बी की 1 डिग्री, सी की 2 डिग्री। तो तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लीकेशन होता है ना, याद करो। सबसे पहला टर्म, डिटर्मिनेंट को ओपन करते हो तो सबसे पहला टर्म 1 बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी। तो सबसे पहला टर्म एक्चुअली ये इसका मल्टीप्लीकेशन ही आता है। इसी वजह से साइक्लिक में हम डायगोनल को देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इधर की डिग्री 3 है तो इधर की भी डिग्री 3 होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब थोड़ा मैं अपने वो फैक्टर थ्योरम की बात याद करूंगा। इफ बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a माय क्वेश्चन बिकम 0, तो x माइनस a इज अ फैक्टर। याद करो, इफ वी पुट x इज इक्वल टू a एंड fx बिकम 0, देन x माइनस a इज अ फैक्टर। तो खुद सोचो, बाय पुटिंग a इक्वल टू b, अगर मैंने a की जगह b पुट कर दिया, इसमें a को मैंने b से रिप्लेस कर दिया, तो क्या ये डिटरमिनेंट 0 हो जा रहा है? क्योंकि दो रोज सेम हो गए, तो a माइनस बी मस्ट बी अ फैक्टर। सिमिलरली b माइनस सी मस्ट बी अ फैक्टर। सिमिलरली c माइनस a मस्ट बी अ फैक्टर। सिमिट्री है ना, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। और जैसे ही ये लिखने के बाद डिग्री मैच हो गई मेरी, 3 की डिग्री, आई एम डन। इधर भी 3 डिग्री थी, इधर भी देखो 3 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो इस तरह से मैं इसको याद रखता हूं। इस तरह से मैं कभी भी कोई भी एक गंदे से डिटरमिनेंट को
ध्यान में रख सकता हूं। ठीक है, ठीक है। अभी ऐसे नेक्स्ट वाला लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों तो सेम होते हैं, ये हमने किया था ना ये क्वेश्चन, याद करो, वी डिड दिस क्वेश्चन ना, ये प्रूफ करो, राइट। हाँ, अब मैं मैच कराना चाहूंगा। डायगोनल की डिग्री क्या है? डायगोनल की डिग्री 5 है। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए तो मेरा फैक्टर बन गया। बच कितनी रही है? 2 डिग्री। 2 डिग्री में एक सिमेट्रिकल इक्वेशन इन ए बी सी क्या होगी? व्हाट वुड बी अ सिमेट्रिकल इक्वेशन इन 2 डिग्री इन ए बी सी? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना, क्योंकि साइक्लिक है ना। ए बी सी आपस में रिप्लेसेबल है, तो हमेशा ऐसी चीज होनी चाहिए कि ए को अगर मैं बी से रिप्लेस कर दूं, बी को सी को, और सी को ए को, तो मेरे इक्वेशन में कोई भी चेंज ना हो। तो 3 डिग्री मुझको अपने फैक्टर थ्योरम से मिल गई, बची 2 डिग्री मैंने सिमेट्रिकल इक्वेशन लिख दी ए बी सी में। तो इस तरह से मैंने अपना दूसरा वाला याद रखा। लिखो इसको भी। डोंट वरी गाइस, ऐसे 5 हैं, 2 लिख लिए हैं, 3 और लिखने हैं, फिर मैं अपना वापस क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा, वो 3-4 क्वेश्चन करेंगे। यहां देखो कितनी डिग्री है? 6। अगेन ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए तो सेम ही रहेगा। 3 डिग्री बची, 3 डिग्री में सिमेट्रिकल इक्वेशन इन एबीसी इज एबीसी। और वैसे भी देखो, अगर मैं कैन आई टेक एबीसी कॉमन, फर्स्ट रो से ए कॉमन ले रहा हूं, सेकंड रो से बी, थर्ड रो से सी, ये काइंड ऑफ मेरा पहला वाला ही क्वेश्चन है। दिस इज लाइक फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये यहां पे मैंने पिछले क्वेश्चन पे देख लिया था कि मैं डिग्रीज मेंटेन कर ले रहा हूं। ठीक है, इसमें बस हर उसपे ए बी सी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मेरा ये आ गया। ठीक है, लास्ट वाला, मतलब लास्ट वाला इस पेज का लास्ट। देखो सिमेट्रिकल है तो ए बी बी सी बचा 1 डिग्री, सिंगल डिग्री सिमेट्री, ए प्लस बी प्लस सी। लिख लिया? लिख लिया सबने? तो फिर मैं फिफ्थ वाला लिखूंगा। फिफ्थ वाला, फिफ्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि उसको हमने ओपन करके ही देखा था, उसके ओपन किए बिना नहीं हो सकता था कुछ। दिस इज द फिफ्थ वन। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, डिग्री कितनी है? व्हाट इज द डिग्री? 3 डिग्री। लेकिन क्या ए को बी से रिप्लेस करके बी को सी से रिप्लेस करके 0 हो जा रहा है? मतलब अगर मैं सिर्फ ए को बी से रिप्लेस करूं, नहीं होगा। तो इसको ओपन करके ही देखा, बेसिकली इसको ओपन करके देखा था, माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc निकला। ठीक है, विच इज सेम एज दिस, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फैक्टराइजेशन होता है ये।
दिस इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ दिस a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी। ठीक है, अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये भी बन सकता है, ये जो इधर लिखा है। ठीक है, और ये चीज ये भी बन सकती है एवरीवन, दिस कैन बी दिस ऑल्सो। ठीक है, ऑब्वियसली वेयर ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, बेसिकली ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, सो दिस इज समथिंग मोस्टली काफी बार एडवांस में यूज हो जाती है। दिस इज समथिंग विच आर समटाइम्स यूजफुल इन एडवांस। ठीक है, सब लोग लिख लो। ठीक है, फिर हम वापस क्वेश्चंस पे जाएंगे और खत्म करेंगे वो पार्ट। लिखो सब लोग, इंपॉर्टेंट पार्ट है। नीचे वाला कुछ लिखा नहीं था, वो बस कॉमन था, दैट वाज नथिंग, वो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया पहले। ठीक है, ठीक है, ऑब्वियसली मैं पीछे चलता हूँ। कहाँ से मैंने छोड़ा था? मैंने शायद यहाँ पे छोड़ा था। एवरीवन, दिस इज अ क्वेश्चन। इस रिमोट की भी बैटरी जा रही है, सही कराना पड़ेगा, चेंज कराना पड़ेगा। एक मिनट बोल देता हूँ, याद रहे इसमें, नहीं तो करो, सब लोग क्वेश्चन करो। हाँ एवरीवन, मैं आ गया वापस। किसी का हुआ? इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ नॉन जीरो सॉल्यूशन देन ए बी सी इज, बेसिकली ए बी सी तीनों पूछा है कि एक ही पूछा है? अच्छा, देन ए बी सी आर इन, ए बी सी आर इन। मुझको ये बताओ, मुझको ये बताओ, ये किस तरह की इक्वेशन है? होमोजेनस, नॉन होमोजेनस? दिस इज अ होमोजेनस इक्वेशन। होमोजेनस के सिर्फ दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, या तो जीरो मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन 0 0 0, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहां पे क्या होना चाहिए? अगर इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन हो रहा है देन 100% इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इसका कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन हो रहा है, इवन एक सिंगल भी नॉन जीरो सॉल्यूशन हो रहा है, देन इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एम आई करेक्ट? होमोजेनस फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन इंप्लाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब इसका डी जीरो होगा, डी जीरो किया वो यहाँ पे शायद माइनस होगा। b is equal to 2ac plus upon a plus c. Everyone, please write it down.
होपफुली आप लोगों ने सर्कल और पैराबोला का रिकॉर्डिंग देखनी शुरू कर दी होगी। हाँ, मेरा ये बोलना था इस क्वेश्चन में कि अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया होता है एक होमोजेनस सॉल्यूशन है, एक होमोजेनस सॉल्यूशन है, एक होमोजेनस इक्वेशन है, उसके सिर्फ दो तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, 0 0 0 वाले या फिर इनफाइनाइट वाले। नाउ क्वेश्चन ने बोल दिया इट हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो क्या ये वाला एरो पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इसमें 0 0 है, तो 100% ये एरो निकलेगा, और ये एरो कब होता है? जब b इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सीधा बोलने की जगह क्वेश्चन को उल्टा बोल दिया है, दैट्स इट। बेसिकली जिन्होंने जिन्होंने मेरा लेक्चर्स अटेंड किए हैं सीक्वेंस, मतलब वो उसके वाले क्या कहते हैं, ऑब्वियसली सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला, तो वो आप इससे भी अपने नोट से भी रिवाइज कर सकता है, उनको रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर किसी ने मेरा कोई भी लेक्चर नहीं देखा है, देन दे हैव टू कंपल्सरी सी द रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये होमवर्क नहीं, इसको सॉल्व करो, एवरीवन सॉल्व दिस। करो, सॉल्व करो, 2-3 मिनट है, मेहनत करो। क्या करोगे? ऑब्वियसली सबसे पहला काम करोगे, मैं डी निकालूंगा, डी नॉन जीरो आ जाएगा। अगर एक होमोजेनस इक्वेशन का डी नॉन जीरो आता है, इसका क्या मतलब हुआ? एक होमोजेनस इक्वेशन का डी नॉन जीरो आता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आगे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा विच वुड बी ट्रिवियल सॉल्यूशन विच वुड बी 0 0 0। it will have a unique solution which would be trivial solution which would be 0 0 0। the system of equation is a consistent system of equations। okay, आगे बढ़े। yes, what about this? इसको भी करो, एक और कर लो, खाली बैठे हो तो। इसका सॉल्यूशन बताओ। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जिसका लोग सॉल्यूशन मुझको भेजेंगे व्हाट्सएप पे, हो जाएगा तो वो मुझको व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ठीक है, बताओ बताओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। मुझे तुम्हें इसे सॉल्व करके मुझे देना है।
यू डोंट हैव टू टेल मी द आंसर सर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सर इसके यूनिक सॉल्यूशन है, दैट इज नॉट द आंसर, यू हैव टू गिव मी द आंसर। मैंने इट इज लाइक जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स और रूट्स दोनों में डिफरेंस होता है ना। अगर मैंने तुमसे रूट्स पूछा है, तुम अभी मुझको नेचर ऑफ रूट्स बता रहे हो, यूर टेलिंग मी कि अच्छा इसके रियल होंगे, इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, नहीं, यूर टेलिंग मी सर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, नो, ऑब्वियसली यस इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बट वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे क्या, दैट यू हैव टू टेल मी। यू हैव टू टेल मी कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या होंगे। काफी लोग मुझको बोल रहे हैं ऑल रियल नंबर्स, नो नो। खुद ही अगर काफी लोग बोल रहे हैं ऑल रियल नंबर, तो मैं बोल रहा हूं 111, क्या इसका सॉल्यूशन 111 है? क्या इसका सॉल्यूशन 111 है? नहीं है, नहीं है। बेसिकली तुमको मुझे ऐसा सॉल्यूशन देना है विच शुड सेटिस्फाई ऑल थ्री इक्वेशन। इसका मतलब मुझे इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? सॉल्व करके देखो। साइमल्टेनियसली तो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता था कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या देगी? एक्स वाई जेड में तो नहीं देगी। तो बेसिकली इसके अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कोई भी एक वेरिएबल को मैं अपना बेस मान लूंगा। लेट माई जेड इज इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि एक्स एंड वाई, एक्स वाई जेड आर इंटर रिलेटेड ना। कोई एक आंसर नहीं देगा, लेकिन एक्स एंड वाई कैन कम इन टर्म्स ऑफ जेड। तो मैंने अपने जेड को लैम्डा मान लिया, तो अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा, जिससे मुझे एक्स, तो मेरा जो सॉल्यूशन बना वो बना लैम्डा माइनस टू लैम्डा, लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। अब कोई भी लैम्डा इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, वो मेरा सॉल्यूशन है। अगर मैं लैम्डा 0 सब्सटीट्यूट करूं तो मेरा सॉल्यूशन 0 0 0 है। अगर मैं लैम्डा 1 सब्सटीट्यूट करूं तो मेरा सॉल्यूशन 1 माइनस 2 1 है। कोई भी लैम्डा सब्सटीट्यूट करते चले जाओगे, यू विल सी योर सॉल्यूशंस। ओके, एवरीवन गॉट इट? तो एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन होता है। देखो, यूनिक सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन मींस नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हो गया तब तो फाइव इज द आंसर। बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन होता है, वो भी निकाला जा सकता है और वो भी कहीं ना कहीं यूज किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, पिछली स्लाइड में आपको क्या था, इसमें सीधे सीधे एक जेड को मैं लैम्डा मान लूं और बाकी एक्स जो दो इक्वेशंस हैं उसको सॉल्व कर लूं, कोई भी दो इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करो एवरीवन, सॉल्व दिस एंड गिव मी द आंसर। सॉल्व दिस एंड गिव मी द आंसर।
एवरीवन गिव मी द आंसर। अच्छा, किसी भी नॉन होमोजेनस इक्वेशन में, किसी भी नॉन होमोजेनस इक्वेशन में नो सॉल्यूशन कब आता है? किसी भी नॉन, जब उसका डी जीरो होता है, सिर्फ वही केस, सिर्फ डी जीरो नहीं, पूरी चीज डी इज इक्वल टू जीरो एंड डी इक्वल टू जीरो, और इन तीनों में से कोई भी एक चीज नॉन जीरो होनी चाहिए, कोई भी एक चीज नॉन जीरो होनी चाहिए, तभी मैं कंफर्म कर सकता हूं। बेसिकली मैं डी इक्वल टू जीरो से लैम्डा तो निकालूंगा, लैम्डा -2 आ गया, लेकिन मेरा क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि देयर कुड बी स्लाइट पॉसिबिलिटी कि लैम्डा इज इक्वल टू -2 पे ये तीनों के तीनों जीरो हो जाते, तब एक्चुअली कोई भी लैम्डा नहीं एग्जिस्ट करता था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई नीड टू डू एवरीवन, व्हाट आई नीड टू डू, मुझको लैम्डा इज इक्वल टू -2 के साथ dx या dy या dz चेक करना पड़ेगा। अगर उनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो मेरा लैम्डा सही है। आर यू गाइज गेटिंग मी? मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे चेक करना पड़ेगा dx dy या dz में कोई भी चीज। तो लैम्डा इज इक्वल टू -2 तो आप लोगों का आ गया होगा। मैंने सीधे सीधे dx लिखा, dx को लिख लिया, लैम्डा -2 पुट किया, चेक किया, नॉट 36 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, एंड नो सॉल्यूशन पॉसिबल है इस वजह से लैम्डा -2 है। अदरवाइज अगर dx जीरो आ गया होता तो मैं dy निकालता, dy जीरो आ गया होता तो मैं dz भी निकालता, तीनों जीरो आ गया होता तो वेल एंड गुड, फिर मैं बोलता कि कोई भी लैम्डा नहीं। ठीक है, इस केस में लैम्डा पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि मेरा dx ही नॉट इक्वल टू जीरो आ गया है, तो मैं फिर dy और dz चेक करने की मुझको कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरा ये कहना था कि मैंने स्टार्ट जो किया क्वेश्चन, ये किया कि नो सॉल्यूशन की मैंने पूरी कंडीशन देखी, आधी कंडीशन नहीं देखी। तो नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में बच्चे वही गलती कर देते हैं कि दोनों में वो सिर्फ d इक्वल टू जीरो पे क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। नहीं, d इक्वल टू जीरो के नीचे वाली जो कंडीशंस है वो भी रहेंगी, दोनों के केस में डिफरेंशिएट करने के लिए। गॉट इट? ठीक है, अगर तीनों जीरो हो जाते, तो इसका मतलब इट वुड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोई भी नो सॉल्यूशन वाला केस पॉसिबल ही नहीं होता। इट वुड हैव बीन एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस। तो उस केस में अगर लैम्डा पूछा गया होता तो ऑब्वियसली एक ऑप्शन होता नन ऑफ दीज या 5 या नो लैम्डा पॉसिबल, इस तरह का। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है एवरीवन, स्पेशली जो लोग एडवांस प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं। दिमाग लगाना पड़ेगा। यस, वी आर डन फॉर द डे। ax plus y plus z equal to 0, x plus by plus z equal to 0, x plus y plus cz equal to 0. Obviously ABC has a non-trivial solution, find, तो मैं find 1/1 माइनस है, 1/1 माइनस है, 1/1 माइनस b,
प्लस 1/1 माइनस सी। ठीक है, हिंट है डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज लगेंगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है एवरीवन, वी आर डन फॉर द डे, प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है ऋतुजा, साइक्लिक पार्ट में सीधे सीधे डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी उसकी डिग्री बनेगी वो देख लो। x इंटू वाई की डिग्री क्या होती है, 1 होती है कि 2 होती है? 2 होगी। तो अगर x इंटू वाई स्क्वायर है तो 3, सीधे सीधे डायगोनल मल्टीप्लाई कर दो। डन एवरीवन, लिख लिया? ठीक है ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्सडे मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे मिलते हैं, थर्सडे बोल रहा हूं। लेट्स मीट नेक्स्ट ट्यूसडे। कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट मींस, कंसिस्टेंट का मतलब कोई भी सॉल्यूशन निकल रहा है, कोई एक भी सॉल्यूशन निकल रहा है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल रहा है, इट मींस कंसिस्टेंट। नॉन कंसिस्टेंट का मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, दैट्स इट। तो वो नो सॉल्यूशन वाला केस आर नॉन कंसिस्टेंट, रेस्ट एवरीथिंग यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस आर कंसिस्टेंट। ठीक है चलो डन, चलो यश बाय एवरीवन, बाय बाय।